जय हिंद दोस्तों, सीडीपी के और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में जानेंगे हम लोग लेव वाइगोस्की के बारे में, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं लेव वाइगोस्की के बारे में। ठीक है, तो जो लेव वाइगोस्की था, उनके अगर पूरा नाम का बात किया जाता है तो उनका जो पूरा नाम था वो था लेव समयोनोविच वाइगोस्की। ठीक है, अगर लेव वाइगोस्की का पूरा नाम की बात किया जाए तो ये होता है लेव समयोनोविच वाइगोस्की, जिसे हम लोग लेव वाइगोस्की के नाम से जानते हैं। अगर लेव वाइगोस्की की जन्म की बात की जाए तो उनका जो जन्म हुआ था 17 नवंबर 1896 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, वो हुआ था बेलारूस नामक स्थान में। ठीक है, जो कि एक रूस के एक जगह है। अगर लेव वाइगोस्की की मृत्यु की बात की जाए तो इनका जो मृत्यु हुआ था 11 जून 1934 ईस्वी को, ठीक है, मैक्सिको रूस में हुआ था। तो इनका जो जन्म और मृत्यु, ठीक है, वो रूस में हुआ था। इस कारण जो लेव वाइगोस्की है, ठीक है, वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, जो लेव वाइगोस्की है वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। इस कारण ही लेव वाइगोस्की जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है, जो बच्चा होता है, ठीक है, उसमें जो बच्चा अपने समाज से, ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने समाज, ठीक है, जो सोसाइटी होता है और संस्कृति, जो उनका कल्चर होता है, से अंतःक्रिया डायरेक्ट इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, सीखते हैं। इसी के कारण जो बच्चा होता है वो क्या करता है, समाज और संस्कृति से क्या करता है, इंटरेक्ट होके सीखते हैं। जैसे जो बच्चा होता है पहले बोलना सीखता है, तो बोलना सीखता है तो वो जो परिवार होता है वहाँ से उन्होंने अपने परिवार से ही देख देख के क्या करता है, उनको बोलना सीखता है। तो जो परिवार भी होता है वो एक समाज का हिस्सा होता है। इस तरह से, ठीक है, बच्चा क्या होता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके क्या करता है, सीखता है। अब लेव वाइगोस्की ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है, जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट था उनका था जेडपीडी का सिद्धांत। ठीक है, जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था जेडपीडी का सिद्धांत। जेडपीडी का सिद्धांत कहने का मतलब था जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट। ठीक है, जेडपीडी की अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो ये है, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है समीपस्थ या निकटतम विकास का क्षेत्र। अब जो जेडपीडी सिद्धांत होता है उसमें उन्होंने ये बताया था कि, ठीक है, कि कोई भी जो बच्चा होता है, जो बच्चा की वर्तमान अवस्था होता है, ठीक है, कि जो बच्चा का जो वर्तमान अवस्था होता है और उसकी जो संभावित अवस्था होता है, उनके बीच का जो अंतर होता है उसे ही बोला जाता है क्या, जेडपीडी। ठीक है, या समीपस्थ या निकटतम का विकास का क्षेत्र। सामान्य अवस्था में अगर बात की, वर्तमान अवस्था की बात की जाए तो वह कार्य जो बच्चा अकेले कर सकता है। ठीक है, वर्तमान अवस्था की बात की जाए तो वह कार्य जो बच्चा अकेले कर सकता है। और उसकी संभावित अवस्था, संभावित अवस्था कहने का मतलब ये होता है कि वह कार्य जो बच्चा किसी के मार्गदर्शक में, ठीक है, मार्गदर्शक की सहायता से कर सकता है। इनके बीच का जो अंतर होता है उसे ही बोला जाता है जेडपीडी का सिद्धांत। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि जेडपीडी की बात की जाए, मान लेते हैं ये बच्चों की वर्तमान स्थिति है। ठीक है, वास्तविक स्थिति, ठीक है, वास्तविक स्थिति और उसकी संभावित स्थितियां, ठीक है, ये मान लेते हैं उसकी संभावित स्थितियां हैं। और इन दोनों के बीच, वर्तमान स्थिति और संभावित स्थिति, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही कहा जाता है जेडपीडी। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट। अब ये जेडपीडी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई जो बच्चा हो सकता है वो अपने टीचर के साथ सीख सकता है। ठीक है, टीचर की सहायता से सीख सकता है या अपने माता पिता के साथ सीख सकता है। तो ये जेडपीडी कुछ भी हो सकता है जिससे, जिसके मार्गदर्शक में जो बच्चा है वो अपनी वर्तमान स्थिति और उसकी संभावित स्थिति,
ठीक है, में पहुंच सकता है, उसे ही बोला जाता है क्या, जेडपीडी का सिद्धांत। मान लेते हैं अभी सीटेट का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, सीटेट में आपकी वर्तमान स्थिति अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्तमान स्थिति मान लेते हैं 80 है, और वही संभावित स्थिति सीटेट में पास करने के लिए 90 अंक चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं उसमें संभावित स्थिति आपकी 130 प्लस है, ठीक है, वर्तमान स्थिति तो आप 80 में है, लेकिन आपकी अगर संभावित स्थिति, ठीक है, 130 प्लस है। अब 130 कैसे लाना है, तो हम लोग टीचर की सहायता लेते हैं, ठीक है, अगर टीचर की सहायता ले रहे हैं तो यहाँ जो टीचर होगा उसकी सहायता से आप 90 से 130 में, ठीक है, आपको पास होने के लिए कितना लेके आना है, 90। तो इन दोनों के बीच में क्या है, जो अंतर है या जो भी आपको मदद करेगा वो कहलाएगा जेडपीडी, ठीक है, वही होगा क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट, ठीक है, वही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, एक जो बच्चा है वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट प्रारंभ में जो बच्चा होता है वो क्रिकेट खेलना नहीं जानता, बैट पकड़ना नहीं जानता, तो उसको क्या करता है, उसके मम्मी पापा या कोच होता है वो क्या करता है, उस बच्चे को बैट पकड़ना सिखाते हैं, ठीक है, बॉल को कैसे मारना होता है ये सिखाते हैं। अब बाद में वो बच्चा क्या हो सकता है, एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, लेकिन जो बच्चा था जिसे, ठीक है, पहले बैट पकड़ना नहीं आता था और बाद में एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता था, तो इसकी जो मदद किया, जैसे इसका मदद कौन किया, इसके कोच ने किया या इसके माता पिता ने किया, ठीक है, तो वो रहेगा हमारा जेडपीडी, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडल। तो इस तरह से जो वर्तमान स्थिति और उसकी जो संभावित स्थितियां होते हैं उनके जो बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है जेडपीडी। अब जानते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है, स्कैफोल्डिंग जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसे बोला जाता है पाड़ या ढांचा, ठीक है, जो स्कैफोल्डिंग होता है उसे और क्या कहा जाता है, पाड़ या ढांचा। अब ये पाड़ या ढांचा का जो अर्थ होता है वो होता है किसी का शुरुआती मदद करना या समर्थन करना, ठीक है, फिर क्या करना है, धीरे धीरे क्या करता है, उस मदद को क्या करता है, हटा देता है, जिससे बच्चा क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। जैसे जो एक बच्चा होता है, ठीक है, वो बच्चा साइकिल चलाने के लिए क्या करता है, अपने, ठीक है, माता पिता से क्या करता है, मदद करता है, उसके जो माता पिता होते हैं वो साइकिल को क्या करता है, उसके सिर्फ समर्थन या सहायता देता है, ठीक है, जिससे बच्चा क्या होता है, और एक ऐसी स्थिति आता है कि जो पिता होता है वो क्या करता है, उस साइकिल को छोड़ देता है और बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, साइकिल चलाना सीख जाता है, ठीक है। अब बाद में ये बिना किसी सहायता से सीख जाता है, तो ये जो पहले मदद किया रहता है, ठीक है, पहले जो शुरुआती मदद करना ही क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जैसा जो एक बच्चा होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में क्या करता है, लिखना नहीं जानता, तो जो उसके माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपने हाथ से क्या करते हैं, लिखना सिखाता है। तो जो शुरुआती मदद करना होता है वही कहलाता है क्या, स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहलाता है। अब जानते हैं एमओके, ठीक है, एमओके मतलब होता है क्या, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, कहने का मतलब जो होता है अन्य ज्ञानी, ठीक है, अधिक ज्ञानी जो व्यक्ति होता है या अन्य ज्ञानी जो अधिक जानकार होता है, ठीक है, उसी ही बोला जाता है क्या, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। अब ये जो मोर एमओके हो सकता है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी साधन हो सकता है जो बच्चे से अधिक ज्ञान रखता है, ठीक है, जैसे हो सकता है ये टीचर भी हो सकता है या उसके सहपाठी हो सकता है या माता पिता हो सकता है या एक कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो बच्चों से अधिक जानकारी रखता है, उसे ही बोला जाता है एमओके। अब एमओ की भूमिका की बात की जाए, ठीक है, तो ये जो भूमिका होता है ये क्या करता है, उसको मॉडल करना या संकेत देना, ठीक है, या निर्देश देना या प्रोत्साहित करना या गलतियों पर क्या करता है, ठीक है, फीडबैक देता है, गलतियों के बारे में बताता है और उस पर क्या करता है, फीडबैक देखता है, ठीक है। तो जो एमओके होता है वो होता है क्या, अधिक जानकार व्यक्ति होता है। वाइगोस्की के भाषा संबंधित विचार, ठीक है, वाइगोस्की के भाषा संबंधित अगर विचार की बात की जाए तो इसके अनुसार जो होता है, ठीक है, कि भाषा और चिंतन, ठीक है, जो विचार होता है, ठीक है,
वो भाषा और चिंतन शुरू में तो अलग अलग होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, एक साथ हो जाता था। इन्होंने इसके अनुसार ये बताया था कि जो भाषा और जो चिंतन होता है, ठीक है, वो शुरू में क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। और वाइगोत्स्की ने ये कहा था कि ठीक है, पहले भाषा आती है। वाइगोत्स्की ने ये बताया था कि क्या, पहले भाषा आता है और बाद में क्या आता है, विचार। इसी के अपोजिट, ठीक है, जीन पियाजे ने ये बताया था, जो पियाजे साहब थे, ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि पहले विचार आता है, ठीक है, पहले क्या आता है, विचार, और बाद में क्या आता है, और जो बाद में होता है वो आता है भाषा। इस तरह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। उन्होंने, जो वाइगोत्स्की था, उन्होंने ये बताया कि पहले भाषा आता है और बाद में विचार। तो जो पियाजे साहब थे, उन्होंने ये बताया कि पहले विचार आता है और बाद में भाषा। इस तरह से पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने भाषा और विचार पे अपना सिद्धांत दिया था। अब विकास के चरण, ठीक है, भाषा विकास के चरण के रूप में कहने का मतलब ये होता है कि इन्होंने भाषा के अलग अलग चरण दिए थे। जैसे पहले चरण की बात की जाए तो ये था सामाजिक भाषा, ठीक है, सामाजिक भाषा जो सोशल स्पेस था, ठीक है, सोशल स्पेस। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो बच्चे होते हैं वो दूसरों से बात करते हैं, ठीक है, जो दूसरों के लिए, दूसरों से बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं सोशल स्पेस। जैसे कि बच्चा जो होता है अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, मम्मी पानी दो, मम्मी, ठीक है, खाना दो। इस तरह से जब दूसरों से बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं सोशल स्पीच, ठीक है, सामाजिक भाषा। दूसरा इन्होंने ये बताया था आत्मभाषा या निजी भाषा, जिसको बोलते हैं क्या, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। प्राइवेट स्पीच कहने का मतलब होता है खुद से बात करना, ठीक है, खुद से बात करना। जब भी जो बच्चा होता है वो खेलते समय या किसी काम को करते समय खुद से बात करता है, ठीक है, खुद से बात करते हुए काम करता है या खेलता है, तो उसी को बोला जाता है प्राइवेट स्पीच। जैसे जो बच्चा होता है, जैसे कुछ काम कर रहे होते हैं तो नहीं इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे करना है, ठीक है, वैसे करना है, ऐसे खुद से बातें करता रहता है, तो इसी को बोला जाता है क्या, प्राइवेट भाषा या निजी भाषा। तीसरा जो विचार भाषा के जो चरण थे वो थे आंतरिक भाषा, ठीक है, इनर स्पीच, ठीक है। इनर स्पीच कहने का मतलब ये होता है कि जब बच्चा धीरे धीरे मन ही मन बोलकर काम करता है, ठीक है, धीरे धीरे मन ही मन बोलकर काम करता है, तो इसे बोला जाता है आंतरिक भाषा या इनर स्पीच। और यही जो होता है भाषा और विकास का क्या होता है, एकीकरण होता है। जैसे एक बच्चा जैसे एग्जाम दिलाने जाता है तो बच्चा पहले धीरे धीरे अपने मन में एग्जाम से पहले बोलते रहता है या धीरे धीरे मन में बातें करता रहता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है ऐसे करके, तो इसी को बोला जाता है क्या, इनर स्पीच। अब जानते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है, जो कल्चरल टूल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे सांस्कृतिक उपकरण की बात करें तो सांस्कृतिक उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं, भाषा, ठीक है, उसका प्रतीक और तकनीकी, और जो संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, आकार देता है। जो सांस्कृतिक उपकरण की बात की जाए तो वो है भाषा, प्रतीक या कोई भी तकनीक उपकरण हो सकता है, ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, एक आकार प्रदान करता है। जैसे मानचित्र, जो मैप होते हैं, ठीक है, भाषा जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर, ठीक है, परंपराएं, कैलकुलेटर, ठीक है, किताबें और मीडिया, इन्हें सांस्कृतिक उपकरण के मूल स्रोत के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।